अपने सपनों को सांसों में रखना, अपने सपनों को सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना, जीत तेरी जरूर होगी एक दिन, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना। और इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव एकेडमी पर। और आज की क्लास आपकी इंडियन पॉलिटी की है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो संविधान की अनुसूचियां हैं, और ये संविधान की अनुसूचियों से जो प्रश्न है आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका SSC MTS हो, चाहे CHSL हो या CGL हो या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, या UPSSC पैट से प्रश्न हो, या कहीं से भी UPSSC के थ्रू जो भी वैकेंसी आती हैं उन सभी में, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप सभी को जनरल स्टडी, मैथ्स, रीजनिंग की क्लास जो है और एवं इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, और ये हमारी पहली क्लास है, और आगे भी आपको इसी एनर्जी के साथ क्लासेस जो है वो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियां, और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची जो है वो आपकी संबंधित है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, यानी राज्य से, यानी भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं और यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे रिलेटेड है आपकी प्रथम अनुसूची। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो 28 जो है वो स्टेट्स हैं, ठीक है, एवं आपकी 8 जो हैं वो यूटीज़ हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। पॉइंट अगर क्वेश्चन की बात करें, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखें थोड़ा सा, तो प्रथम अनुसूची जैसा कि हमने बताया कि राज्य एवं किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से। तो अगर भारत जब आज़ाद हुआ तो स्टार्टिंग में हम राज्यों की जब बात करें गठन की, तो स्टार्टिंग में 14 राज्य एवं आपके 6 यूटीज थी। ठीक है भाई, पॉइंट ये है कि अगर हमने जैसे जैसे मान लो सबसे पहला जो राज्य है वो भाषा के आधार पर जो पुनर्गठित राज्य है वो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ होगा तो किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया हो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो अंतिम राज्य बना भारत का, तो जब भी किसी नए राज्य का गठन होता है या कोई नया संघ शासित राज्य बनता है, या किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ भाग से मिलाकर नए राज्य का गठन किया जाता है, तो परिवर्तन कहाँ पर किया जाता है, प्रथम अनुसूची के अंदर परिवर्तन होता है, याद रखना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम कहें 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो या अभी हाल ही में दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। पहले क्या थी, आपकी 9 यूटी थी, अब हमने क्या किया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक किया गया। तो पूछा जा सकता कि किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ, तो पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि यही है राज्य एवं संघ शासित राज्य से संबंधित। इज इट क्लियर? ठीक है चलिए द्वितीय अनुसूची की बात करें। द्वितीय अनुसूची है वेतन भत्ते एवं पेंशन। अब ये किसके वेतन भत्ते होंगे, जो भी आपके, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या संसद के जो भी सदस्य हैं, तो या किसी हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, उन सभी के वेतन भत्ते एवं पेंशन जो हैं वो किससे संबंधित हैं, वो द्वितीय अनुसूची में वर्णित हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची में, तो जब भी कोई राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो जब वो पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण के दौरान ली जाने वाली जो शपथ है वो तृतीय अनुसूची में वर्णित है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है राज्यों के बीच जो राज्यसभा हैं उनकी सीटों का बंटवारा। राज्य एवं जो भारत के जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित राज्य हैं, उन सभी में राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है वो है आपकी चौथी अनुसूची में। ठीक है भाई, यानी 4th जो शेड्यूल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। अगर अच्छा पॉइंट ये है कि अगर कोई पूछा जाए कि मैंने अनुसूची तो पढ़ाया लेकिन अनुसूची होता क्या है, तो अनुसूची की अगर हम बात करें, जैसे हम अब कभी पुस्तक बनाते हैं, बुक बनाते हैं,
तो बुक में देखा होगा कि बहुत सारा टेबल जो होता है, डेटा जो है वो टेबल के रूप में शेयर किया जाता है। तो वो जो टेबल, अब जब संविधान बनाया गया तो जाहिर सी बात है कुछ टेबल की वहाँ भी नीड हुई होगी, तो वो जो टेबल हैं वही आपके क्या हैं बाद में रखेंगे एक साथ, और वही बनी है टोटल अनुसूचियाँ। तो संविधान के प्रारंभ में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थी प्रारंभ में, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, तो टोटल कितनी होगी 12 अनुसूचियाँ आज के संविधान में हैं, ठीक है, यानी वर्तमान संविधान में। चलिए तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों के बंटवारा से संबंधित है। अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। यानी जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या शेड्यूल ट्राइब वाले जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में प्रशासन कैसे होगा उससे संबंधित 5वीं अनुसूची जो है, ठीक है। छठी अनुसूची बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है, इसमें 4 राज्यों का वर्णन किया गया और वो चारों राज्य जो हैं वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। प्रश्न ये आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है वो छठी अनुसूची में नहीं है। अब इनमें से कोई 3 उठा के रख देगा, चौथा अलग होगा, डिफरेंट, या ऐसे हो सकता है कि 3 अलग हों, पूछा जाए कौन सा राज्य छठी अनुसूची में है तो इनमें से कोई एक मिलेगा। तो कौन कौन से राज्य हैं, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके जनजातीय प्रशासन से संबंधित जो अनुसूची है वो है आपकी छठी अनुसूची, ठीक है भाई। अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की तो 7वीं अनुसूची जो है वो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। देखिए अब अगर इंडिया में अगर हम देखते हैं, या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब यहाँ पर है क्या, एक तो राज्यों की अपनी गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की अपनी गवर्नमेंट यानी कैसे प्रशासन करेगी, कानून कैसे बनाएगी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको शक्ति जो है, पावर है, उसका डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो जो पावर है वो बांटी गई है राज्य एवं केंद्र के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच। तो उसके लिए क्या किया गया, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर 3 लिस्ट क्यों हैं, एक तो हो गई कि संघ सूची, संघ सूची के अंदर जितने भी विषय होंगे उन सभी विषयों पर जो कानून बनाएगी वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें संघ सूची में तो संघ सूची के अंदर वर्तमान समय में अगर हम विषयों की बात करते हैं तो टोटल 100 विषय हैं। इससे पूर्व जो पहले इसमें विषय जो थे वो 97 थे, ठीक है, 97 थे, अभी इसमें 100 विषय हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं मैं, रेलवे हो गया, रक्षा हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, एटसेट्रा, ETC। ये सारे के सारे मामले जो हैं वो किसके पास हैं, संघ के पास हैं। यानी इन पर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। रक्षा संबंधी मामले, रेलवे या विदेश मंत्रालय, ये सारा का सारा किसके पास होता है, ये है आपका संघ सूची के अंदर। इसमें कुल विषयों की संख्या है 100। पहले पूर्व में इसमें 97 थे, अभी 100 हो गए, कुछ बढ़ा दिए गए 3 विषय। चलिए अब हम चलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर जो भी विषय होते हैं इस पर जो कानून बनाने की पावर होती है वो होती है राज्य को, ठीक है। इस पे कानून बनाने की पावर किसको होती है, राज्य को होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को होती है। इसके अंदर विषय में बात करें जैसे कृषि, भूमि, सिंचाई, पुलिस, एटसेट्रा, ETC, और भी सारे मुद्दे। तो यहाँ जितने भी विषय हैं इसके अंदर जो विषय होते हैं उन पर कानून कौन बनाती है, उस पर बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम बात करें कि राज्य सूची में तो आप ये नोट डाउन कर लेना कि राज्य सूची के अंदर वर्तमान में 61 जो हैं वो आपके विषय हैं। इसके अंदर कौन सा कितने हैं, टोटल 61 विषय हैं। पहले इसमें 66 थे, 66 थे, अभी इसमें से कुछ कम कर दिए गए, जिनको कुछ तो संघ सूची में डाले गए, कुछ समवर्ती सूची में। अभी इसमें सिर्फ 61 विषय हैं, 61, जिन पर राज्यों को कानून बनाने की पावर है, ठीक है। अगली है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर क्या होता है, जो समवर्ती सूची होती है तो समवर्ती सूची के अंदर जो कानून बनाने की पावर होती है, जो एक्ट बनाने की पावर होती है, वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही दी जाती है। कि उन पे कानून कोई स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है।
इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कोई मतभेद होता है, मतभेद हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे जो पावर होगी वो सुप्रीम कौन माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। अगर दोनों के बीच किसी तरह का मतभेद है संवर्ती सूची के विषय को लेकर तो उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। और वर्तमान समय में इसमें कुल 52 विषय हैं, 52 हैं। पहले इसमें 47 थे, ठीक है, 47 थे, अभी इसमें 52 विषय हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। विजुअल नहीं है तो ऑडिबल तो है ही, आप सुन लीजिए कि 52 विषय हैं इसके अंदर, 52 और पहले 47 थे, ठीक है भाई। चलो अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 भाषाएं जो हैं वो दी गई हैं। और वो 22 भाषाओं में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में कुल इसमें 14 भाषाएं थी, ठीक है, वही 14 जो राज्य से नियम के कह सकते हैं। लेकिन अभी इसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें सबसे पहली बार 1967 में 1961 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 21st सिटीजनशिप अमेंडमेंट में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब? 1961 में। तो 14 थी, एक जुड़ी, कितनी होगी? 15। उसके बाद 1992 में यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिनको अगर चाहो तो ट्रिक से भी याद कर सकते हो। वो ट्रिक है नमक। नमक, ना मतलब नेपाली, मा मतलब मणिपुरी, का मतलब कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी के बारे में प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर में, पूछा जाता है कहाँ की भाषा है? मणिपुर तो मणिपुरी, कोंकणी जो है वो गोवा की भाषा है, ठीक है, आधिकारिक भाषा है। तो ये जो नमक है यानी 3 भाषाएं जोड़ेंगी 1992 में। कब? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है भाई। चलो अब टोटल कितनी हो गई? 14 थी, 4 जुड़ चुकी हैं, पहले 1 फिर 3 और 14 4 18 और टोटल भाषाएं हैं 22। तो 4 भाषाएं जोड़ेंगी 2003 में, ठीक है, 2003 में। 2003 में जो 4 भाषाएं जोड़ेंगी वो कौन कौन सी थी? वो थी बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली, ठीक है। ये 4 भाषाएं जो है वो 2003 में जोड़ेंगी। तो वर्तमान समय में अभी इसमें 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची जो संबंधित है वो भाषाओं से, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं 9वीं अनुसूची पे। 8 अनुसूची तो प्रारंभ से थी, बाकी सारी की सारी अनुसूचियां जो हैं वो संविधान में आगे जोड़ी गई। और जब संविधान में अनुसूचियों को ऐड किया है तो किसी न किसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यानी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो यहाँ पर जो 9वीं अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा, फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब देखिए आप 1950 में 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ। अब नवंबर में लागू हुआ और नवंबर लास्ट में, बिल्कुल 26 नवंबर को, और फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट ही 51 में हो गया, यानी 1 साल के अंदर ही पहला संशोधन करना पड़ गया। और क्या बोला उसमें? जोड़ी गई 9वीं अनुसूची को। और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी क्यों गई? कि जिससे न्यायिक समीक्षा ना हो सके। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान समझो। जो 9वीं अनुसूची है उसका उद्देश्य क्या था, क्यों जोड़ा गया? उसे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि 9वीं अनुसूची के अंदर अगर कोई भी सरकार कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डालती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकती, यानी उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, न्यायिक जांच नहीं होता था। अब वर्तमान में अगर हम बात करें, अभी तक इसमें टोटल 284 जो हैं वो अधिनियम इसके अंदर डाले गए, एक्ट डाले गए, और जिन पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हुई थी, ठीक है। परंतु जब केशवानंद भारती मामला आया तो उन्होंने कहा, उससे पहले शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, बहुत सारे केस आए, उन सभी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो 9वीं अनुसूची है उसके मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जब मामला आया तो 9वीं अनुसूची में जांच की जा सकी और जांच हुई कि ताकि फंडामेंटल राइट को अगर न्यून करती हो या नेगेटिव कोई भी अगर संशोधन होता है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसको डिफाइन करेगा हर समय, यानी कभी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट। ये पावर किसको है? सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है।
कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही डिफाइन करेगा। जैसे अभी तक अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, इसके अलावा हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये सारा का सारा किसमें है, फंडामेंटल राइट हैं, ये सब किसके अंदर हैं, ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो सरकार, संसद जो है यानी जो विधायिका है, उसमें कभी भी निगेटिव संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात ऐसा संशोधन नहीं करेगी जो इनके अगेंस्ट हो या इसको न्यून करता हो, समझे, या हनन करता हो। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, 1951 में। न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं होती थी, लेकिन 1972 के बाद से होने लगी। ठीक है, अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, द मतलब 10 और द मतलब दल, तो ये दल बदल जो प्रावधान है उससे संबंधित है 10वीं अनुसूची। कोई भी नेता इधर उधर निकल के भाग जाता चुनाव जीतने के, तो इससे दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। फिर उसके बाद 2 अनुसूचियां और जोड़ी गई, एक है 11वीं और एक है 12वीं। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। ठीक है, 1993 में जोड़ी गई, और ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है, ये पंचायती राज से संबंधित है, या हम कह सकते हैं ग्रामीण प्रशासन से या ग्रामीण स्वशासन से। ग्रामीण प्रशासन नहीं, ग्रामीण स्वशासन करो, यानी स्थानीय लोगों का शासन। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, और इसमें विषय हैं टोटल 29। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, इंपॉर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1993 में 2 संशोधन हुए, जो एक तो हुआ इंपॉर्टेंट जो है वो 73वां और एक है 74वां। 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, और ये जो 12वीं अनुसूची है वो शहरी स्वशासन से संबंधित है। शहरी स्वशासन, या कह सकते हैं हम किससे संबंधित है, जो कि नगर पालिकाएं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, उससे संबंधित है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें कुल विषयों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है भाई, तो टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो किसमें है, 12वीं अनुसूची के अंदर 18 विषय हैं। अगर मैं कहूँ कि पंचायतों से संबंधित अगर जो विषय हैं उनको कम किया जाए या बढ़ाया जाए, तो इसमें किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन होगा 11वीं अनुसूची में। ध्यान रखना, प्रश्न कई बार ऐसा पूछा गया, मैं आपको इसी पे अनुसूचियों पे संबंधित MCQ करवाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। अभी देखो, अभी ऐसे तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि चौथी, पाँचवीं, छठी में क्या है। जैसे यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम राज्य हैं, अभी आपको याद है, लेकिन अगर यही राज्य एक साथ जोड़ के दे दे, पूछे कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य छठी अनुसूची में नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए इन सब के नोट्स बना के बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी मैं अगर ये क्वेश्चन करता हूँ कि निम्नलिखित में किस अनुसूची के अंदर परिवर्तन होगा यदि किसी भी विषय को किसमें शामिल किया जाए, राज्य सूची से शामिल किया जाए, किसमें, केंद्र सूची में, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है वो किसमें होगा, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन होगा, क्योंकि 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और पॉलिटी को एक टॉपिक वाइज सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे। ये पहली क्लास थी तो हमने ये डेटा शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे का एग्ज़ाम भी होगा MTS वगैरह का, तो उसी के लिए, और ये वैसे भी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने ये यहाँ पे शेयर की। लेकिन आगे क्लासेस जो हैं वो हम टॉपिक वाइज कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, और ये भी एक टॉपिक ही है संविधान की अनुसूचियाँ। तो अगर आपको क्लास पसंद आई, अच्छा लगी है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाक से 73 की मातरी की। ठीक है भाई, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।